बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सिविल केस दीवानी दावा में जो स्टे लेते हैं अदालत से, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि स्टे की कितनी अक़साम हैं, बेसिकली स्टे होता क्या है और स्टे में और इंजेक्शन में फ़र्क क्या है, अदालत से स्टे ऑर्डर का मुकम्मल तरीक़ाकार, हुक्म इम्तनाई, हुक्म आर्ज़ी, हुक्म दवामी क्या होता है, ये जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अमास लॉ टीवी चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। बात करते हैं और कोशिश करते हैं सीखने की और समझने की कि स्टे होता क्या है और स्टे में और इंजेक्शन में फ़र्क क्या है। पहले तो आपको बता दूं कि आम फहम जो अल्फाज है उसको रूटीन लाइफ में कोर्ट कचहरी की ज़िंदगी में स्टे के ही नाम से जाना और पहचाना जाता है, जबकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अमूमन हम सिविल केसेस में, दीवानी केसेस में स्टे एप्लीकेशन देते हैं, वो स्टे नहीं होता बल्कि इंजेक्शन होता है। और इंजेक्शन क्या होता है ये आपको बता दूं कि ये किसी शख्स के ख़िलाफ़ या उसके साथ अटैच प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ जो है काम रोकना या अपने हक़ में आर्डर लेना, उसको इंजेक्शन कहते हैं और इनकी मुख्तलिफ़ अक़साम है। स्टे जो है बेसिकली वो जुडिशल प्रोसीडिंग रोकने को कहा जाता है। ये कानूनी अल्फाज हैं, कानून की किताबों के अल्फाज हैं कि इंजेक्शन किसी शख्स या उससे जुड़ी प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ अदालत से लिया जाता है, और जो स्टे है वो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनको रोकने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं कि ये इंजेक्शंस जो हैं उनकी कितनी अक़साम हैं। प्रीपर्चुअल इंजेक्शन है, मैंडेटरी इंजेक्शन है, एड इंटरम इंजेक्शन है। ये दावा के साथ एक दरख्वास्त देते हैं जिसमें हम हुक्म इम्तनाई आर्ज़ी CPC आर्डर 39 एंड रूल 1 और 2 के तहत देते हैं। जब तक केस का फ़ैसला नहीं होता हम उस वक्त तक जो है अपने मुतल्लिका प्रॉपर्टी के हक़ में कोर्ट से एक एप्लीकेशन के तौर पे के ज़रिए प्रेयर करते हैं कि उसको स्टेटस को कर दिया जाए, एज इट इज़ कर दिया जाए, या जिस के ख़िलाफ़ हम करते हैं कि उसको डायरेक्शन दी जाए कि केस के फ़ैसला तक या उस आर्डर इंटरम आर्डर जो है उस दरख्वास्त के फ़ैसला तक जो है वो एज इट इज़ रहे प्रॉपर्टी, वो ना सेल हो, ना ट्रांसफ़र हो, ना किसी को कब्ज़ा दिया जाए, वो जैसी है, जहाँ पे है, जिस शक्ल में है, वो उसी हालत में रहे। तो उसके बाद हम जो है इसकी टेम्परेरी इंजेक्शन है, ये पहले 6 माह की इसकी ड्यूरेशन होती थी, अब 1 साल हो गई है। 1 साल के बाद अगर मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट समझे कि उसकी डेट एक्सटेंड करनी है तो फिर हाई कोर्ट को रीज़न बताना होगी। अब जब हम अमूमन केस फ़ाइल करते हैं तो साथ में स्टे एप्लीकेशन देते हैं, उसमें एक बयान अल्फ़ी देते हैं, कोर्ट को बताते हैं कि नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होने का डर है और मुझे अपनी प्रॉपर्टी ख़राब होने का, बिकने का, ट्रांसफ़र होने का, उसकी शेप चेंज होने का ख़दशा है, लिहाजा स्टेटस को किया जाए। और साथ हम ये भी बताते हैं और हमारा बताना ज़रूरी होता है कि उसमें इर्रिपेयरेबल लॉस का ख़दशा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान होने का ख़दशा है, इन फ्यूचर नुकसान हो जाएगा। और साथ ही ये भी बताना ज़रूरी होता है कि मुझे ज़्यादा नुकसान होगा
और मुखालिफ पार्टी को कम नुकसान होगा। तो ये जो है इनिशियल आर्गूमेंट होती है जिसके बिहाफ पे स्टे या इंटरम रिलीफ जो होता है वो जज साहब ऑर्डर कर देते हैं। साथ हमें ये भी बताना होता है कि केस हमारा बहुत अच्छा है, आर्ग्यूएबल है, और जायदाद जो है वो उसका तबादले होने का नुकसान है, बिकने का नुकसान है। और इसके साथ जो है ना टेम्पोरेरी एंड एड इंटरम इंजेक्शन जो है उसका भी आपको बताता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है और इनका जो है ना आपस में कनेक्शन क्या है। ये दो डिफरेंट काइंड्स हैं। एड इंटरम इंजेक्शन जो है ये इसलिए दिया जाता है कि जब तक इंटरम इंजेक्शन की एप्लीकेशन पे फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक इस केस के साथ लगी एप्लीकेशन में एड इंटरम इंजेक्शन ग्रांट किया जाए ताकि प्रॉपर्टी मूव ना हो, सेल ना हो, ट्रांसफ़र ना हो। और जब इंटरम का फ़ैसला हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली एड इंटरम वेव ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और ये मोस्टली 15 दिन के लिए कोर्ट ग्रांट करती है। साथ ही कोर्ट को ज़रूरी तौर पे मुखालिफ पार्टी के नोटिस करने पड़ते हैं। अब मुखालिफ पार्टी जब आती है तो डेफिनेटली वो वकील रखने का या दावा देने का जो है ना टाइम लेती है, तो वो फिर एक्सटेंड हो जाता है। इसके साथ साथ जो है मैक्सिमम 15 दिन होते हैं, फिर ये नोटिस हो जाता है, फिर एक्सटेंड भी होता है और फिर बहस हो जाती है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाता है। अदालत ने जो है ना हर हाल में नोटिस करना होते हैं, ड्यूटी बाउंड होती है। अब ये प्राइवेट आदमी के ख़िलाफ़ अगर आप प्रेयर करते हैं, अब जहाँ सरकार का दखल आ जाए या सरकार पार्टी बन जाए तो फिर उस वक्त फिल फॉर कोर्ट इंटरम या एड इंटरम इंजेक्शन ग्रांट नहीं करती, बल्कि कोर्ट 2 दिन से 7 दिन का नोटिस करती है पार्टीज़ के एड्रेस को देख के कि लोकल सिटी का एड्रेस है तो फिर 2 दिन का हो जाता है, अगर आउट ऑफ स्टेशन है या दूसरे सूबे में है तो मैक्सिमम 7 दिन का होता है। और नोटिस के बाद ही जो पार्टीज़ होती हैं उनके काउंसल्स की आर्गूमेंट सुन के जज साहब ऑर्डर फरमाते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है जो अदालत ने स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया, उसके बाद कोई चालाकी करता है या उस प्रॉपर्टी को या उस बिल्डिंग को या उस जगह को चेंज करता है, शेप चेंज करता है, ट्रांसफ़र करता है, सेल आउट करता है, तो उस सूरत में कोर्ट के पास अख्तियारात हैं कि वो उस बंदे को 3 माह के लिए जेल भी भेज सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी जो है ना अटैच करने का ऑर्डर भी अदालत कर सकती है। और अदालत के पास ये भी अख्तियार होता है कि वो अपना ही ग्रांट किया हुआ स्टे किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में खारिज भी फरमा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा पहले चालाकी करके, गलत बयानी करके इंटरम रिलीफ ले लेता है और बाद में कोर्ट को जब हक़ाइक़ का पता चलता है तो वो खारिज भी कर देती हैं, ख़त्म भी कर देती हैं। ये जो है ऑर्डर 39 रूल 4 के तहत होता है। अदालत के पास अख्तियार होता है कि वो किसी भी जगह का स्टे दे सकती है CPC 151 के तहत। और परमानेंट इंजेक्शन जो हुक्म इम्तनाई दवामी है वो मुस्तकिल तौर पर स्टे का हुक्म दिया जाता है। वो स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट सेक्शन 38 के तहत होता है और ये हमेशा के लिए दिया जाता है और उस पे अदालत हुक्म फरमा देती है कि ये हमेशा के लिए स्टे है और इस पे जो काम हो रहा है रोक दिया जाए या जो पोजेशन है उस मालिक को दे दी जाए परमानेंट बेसिस पे। और जो काम
हुआ है उसको अदालत ख़त्म करने के लिए भी हुक्म दे सकती है। मैंडेटरी इंजेक्शन जो है वो सेक्शन 39 के तहत डील किया जाता है। इंजेक्शन स्टे जो है वो इसका ये है कि ये एज इट इज़ रहता है, उसी तरह रहता है जिस तरह जो चीज़ है, जो प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल है वो एज इट इज़ रहेगा। और प्रिवेंटिव स्टे है, किसी भी गलत काम को रोका जा सकता है। फिर एक जुडिशल प्रोसीडिंग है, उसको रोकने के लिए कोई स्टे नहीं दिया जाता। जबकि लोअर कोर्ट में एक केस की प्रोसीडिंग हो रही है तो अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसको स्टे दे सकती है, लेकिन सिविल कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट के अगेंस्ट प्रोसीडिंग के अगेंस्ट स्टे नहीं दे सकती। दावा दायर करने वाले का अगर ज़ाती मफाद और ताल्लुक़ ना हो जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो स्टे ले रहा है तो उसका स्टे भी कैंसिल होगा या उसको भी नहीं दिया जाएगा। ये जज साहब के पास इख्तियारात होते हैं। किसी की जायदाद के ख़िलाफ़ कोई गलत तरीके से स्टे वक्ती तौर पे एड इंटरम रिलीफ ले लेता है और दूसरी साइड से बताया जाता है कि इस प्रॉपर्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक ही नहीं बनता, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, कोई राहदारी भी नहीं है, तो वो भी खारिज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टे है और जो इंजेक्शन है इसका डिफरेंस भी आपको मालूम हो गया होगा और तरीक़ा कार भी आपको मालूम हो गया होगा। ये अमूमी तौर पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ सिविल केसेस, दीवानी केसेस में होता है। और आपको दोबारा बताता चलूँ कि इंजेक्शन है जो किसी बंदे या उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है और जो स्टे है वो जुडिशल प्रोसीडिंग में होता है। थैंक यू।